हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम ऑलरेडी हमारा 3A कर चुके हैं और 3B हम कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा क्या है, लेक्चर दूसरा है। तो आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम आज करने वाले हैं हमारे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने अब तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, यानी हमारा लेक्चर 1, तो जाइए और फटफट देख लीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जो भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम कैसे किस मेथड से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, पहला है हमारा इसमें रेशियो और परसेंटेज मेथड। रेशियो मतलब पता है हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज का एक रेशियो निकालेंगे या फिर परसेंटेज कह लो। ठीक है, ये जो रेशियो मेथड है वो किसने डेवलप किया भाई? प्रोफेसर मार्शल ने, हमारे भाई मार्शल भाई साहब ने किया है। तो मार्शल जी, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ये कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का ही कैलकुलेशन है। मतलब क्या कि जितना मतलब चेंज हुआ परसेंटेज में हमारी प्राइस, सपोज 10 रुपए थी और अब चेंज हो गई, कितनी हो गई, 15। डिफरेंस कितना है, 5 रुपए। ठीक है, तो जब प्राइस 10 रुपए थी तो मैं क्या करती थी, एक ब्रेड का पैकेट लेती थी। ठीक है, एक ब्रेड नहीं लेते, एग्जाम्पल एप्पल का ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब अभी 10 रुपए तो होगा नहीं, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो सपोज 100 रुपए कर लेते हैं, फिर 150 कर लेते हैं। तो क्या हुआ, 100 रुपए जब केजी था तो मैं क्या करती थी, 2 kg लेती थी एप्पल का। अब 150 हो गया तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 kg ले रही हूँ। तो मेरा जो डिमांड है वो कितने से कम हुआ, 1 से कम हुआ। तो मतलब डिमांड मेरा कम कितना हुआ, 1, और मेरा प्राइस कितना बढ़ा, 5। तो ये कैलकुलेशन इन दोनों के बीच का करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब परसेंटेज मेथड ये होता है। ठीक है? और इसी को क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक मेथड। समझ में आ रहा है? तो भाई 3 नाम हो गए। पहला अगर बोला कि रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड। रेशियो मतलब सबको पता है, जहां डिवाइडर का नाम आया वो रेशियो है। परसेंटेज करेक्ट, फिर अरिथमेटिक मेथड, इसी को कहा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कैसे किया जाता है रेशियो मेथड से। तो पहला है हमारा फॉर्मूले की बारी होती है। तो हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितने परसेंट से हमारा जो क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ। कितने परसेंट से हमारा प्राइस बढ़ा और कितने परसेंट से हमारा क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, यही हम लोग क्या करने वाले, कैलकुलेट करने वाले। अब देखो, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। कुछ लोगों को भाई परसेंटेज नहीं समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, दोनों के बीच में फिर डिवाइड, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय जो पहले एक्चुअल प्राइस था। करेक्ट, इसको अब और तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा डिवाइड का है सिंबल्स को चेंज करके इनटू कर लेंगे। जब इनटू कर लेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय जो पहले क्वांटिटी थी, डिमांड हो रही थी उतनी, प्राइस यानी जो पहले प्राइस था बिफोर प्राइस, और चेंज होने के बाद जो भी हुआ वो। और दोनों के बीच में इनटू का सिंबल। ठीक है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड हमारे क्यू से मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अब तो उन्होंने फॉर्मूला देख लिया, तो जब तक फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व ना करें तब तक मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ना। तो आगे सॉल्व करते हैं जरा। एक एग्जांपल लेते हैं। प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड इन केजी है और फॉर्मूला है, बराबर। तो कोई भी पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट मान लो, पहले उसका प्राइस कितना था, 20। तो हम लोग डिमांड कितना कर रहे थे, 10 kg की। भाई 20 रुपया प्राइस, तो हम 10 kg खरीद लेते हैं। ठीक है, अब डिमांड जो हमारा प्राइस है वो बढ़ के क्या हो गया, 25। तो मेरा डिमांड भी क्या हो जाएगा भाई, ऑफ कोर्स दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा डिमांड घट के कितने पे हो गया, 9 पे। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 kg का। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 रुपए का। करेक्ट ना?
ओरिजिनल प्राइस मेरा P था और न्यू प्राइस मेरा 25, द डिफरेंस कितना है, यानी हमारा डेल्टा P यानी चेंजेस इन P कितना है, प्राइस हमारा 5। हमारा ये सिंपल क्या होता है, चेंज का, हमारा ये याद रखना। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड कितना था, Q यानी कि 10, और न्यू डिमांड कितना है हमारा 9, करेक्ट। तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ, 1, करेक्ट, ये 1। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, हम लास्ट वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें हम लोग का इंटू वाला है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज नहीं है यहाँ पे, हमको क्या करना है, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज कितना हुआ क्वांटिटी में, 1, तो हम लोग यहाँ करेंगे 1 पुट कर दिया। ठीक है, फिर नीचे हमारा जो पहले डिमांड था, पहले डिमांड कितना था, 10 था, तो हम क्या कर लेंगे, 10 लिख लेंगे। ठीक है, हमारा प्राइस यानी पहले प्राइस कितना था, 20, वो हम लोग लिख लेंगे। और चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस मतलब कितने रुपए से बढ़ा भाई, 5 रुपए से बढ़ा, ये हमने कर लिया सॉल्व। ठीक है, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, और 10 से डिवाइड किया तो 0.4, यानी हमारा ईडी जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, मतलब 1 बड़ा है और हमारा ईडी जो आया 0.4 क्या है, 1 से छोटा है, करेक्ट। जब ऐसा केस होता है तो ये हमको क्या करना है, हमने ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है जिसमें 5 पार्ट होते हैं, या तो क्या होगा, ईडी लेस देन 1 होगा, या तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा यानी 1 से बड़ा होगा, या तो फिर ईडी इक्वल टू 1 होगा, या तो फिर ईडी इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर ईडी इक्वल टू क्या होगा, इनफिनाइट। समझ में आ रहा है? इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये हमारा डिमांड क्या हो गया, रिलेटिवली इनइलास्टिक हो गया। समझ में आ रहा, ये क्या था, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, फिर ये यूनिटरी इलास्टिक, सॉरी यूनिटरी, और ये हमारा ईडी पे क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये हमारे की चेंज इसका बहुत ज्यादा हो रहा था। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, इसमें हम लोग को जो भी एक्सपेंस हो रहा है हमारी क्वांटिटी और हमारे प्राइस से, उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, हमारे ईडी यानी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिसाइड करने वाले हैं। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल अगेन। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस इज कंपेयर्ड। इसमें क्या होने वाला है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो अभी हुआ बिफोर और आफ्टर, यानी जो अभी हो रहा है और जो पहले हुआ, वो दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा ईडी डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। Here the total expenditure refers to the product of price and quantity demand। यहाँ पे क्या है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कैसे डिसाइड होगा, जो भी प्राइस होगा प्रोडक्ट का और कितना क्वांटिटी डिमांड हुआ, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? अब टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा तो क्या होगा, जो भी चेंज हुआ ये तो हो गया पहले का, फिर अगर नेक्स्ट दूसरा भी रहेगा जो प्राइस चेंज हुआ रहेगा वो भी आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बिफोर वाला और एक आफ्टर वाला। तो हम लोग क्या कर पाएंगे, आराम से दोनों के बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे कौन सा वाला ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो 3 केस दिया हुआ है हमको, 3 ही केस यहाँ पे मिलने वाला है। पहला या तो वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा, या तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा, या तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होगा। यहाँ पे 3 ही चीज होने वाले हैं, ठीक है, और वो दोनों नहीं होंगे। तो अगर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 3 ही आने वाले हैं। अगर when the given change in the price of a commodity total outlay increase, मतलब क्या, जितना पहले था यानी बिफोर वाले में जितना था उससे क्या हो गया, ज्यादा आफ्टर वाले में हो गया एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? प्राइस चेंज होने के बाद जो पहले जितना खर्चा हो रहा था यानी हमारे पी और क्वांटिटी डिमांड को इनटू करने के बाद, तो क्या होगा हमारा, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होगा। ठीक है, हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा, व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, प्राइस घटा या गड़ा दोनों क्या हो गया, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, आउटले है, वो क्या है, सेम ही रह गया। समझ में आ रहा है? सपोज मतलब 120 था, 120 ही रह गया। ठीक है, डिवाइड करने पे हमारा 1 आएगा, करेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, when with a given change in price of a commodity total outlay decrease elasticity of demand is less than 1। क्या हो गया, जितना मेरा पहले खर्चा हो रहा था, ठीक है, मतलब बिफोर वाले में मेरा क्या हो रहा था, खर्चा जितना हो रहा था, अब क्या हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है आफ्टर वाले में ज्यादा है, इसमें कम।
तो ये वाला केस क्या हो गया, ईडी हमारा क्या है, लेस देन 1 है, हमारा ईडी क्या है, लेस देन 1, तो ये रिलेटिवली क्या हो गया, इनइलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे एक एग्जाम्पल की तरफ, इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तीन ही हमको डिमांड मिलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला या तो रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा, या तो यूनिटरी इलास्टिक रहेगा, या तो रिलेटिवली इन इलास्टिक रहेगा, तीन ही रहने वाला। समझ में आ रहा है, यानी ईडी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा, करेक्ट, या तो हमारा ईडी इक्वल टू 1 होगा, या तो हमारा ईडी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या है, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो प्राइस है, ऑफ कोर्स दो प्राइस होगी तभी हम निकाल पाएंगे हर में। तो प्राइस है हमारा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक है। पहले प्रोडक्ट ए की प्राइस कितनी थी, 6 थी, ठीक है। तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था, 10। मेरे को क्या करना है, टोटल आउटले मेथड से करना है, तो मैं क्या करूंगी, इनटू करूंगी, पी इंटू क्यू करने के बाद मेरा क्या आएगा, 60। अब मेरे जो ए प्रोडक्ट ए की प्राइस घट के क्या हो गई, 5, ठीक है। और मेरा क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस कम हुआ तो मेरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, और मेरा डिमांड कितना हो गया, 20, ठीक है। तो 5 इंटू 20 करने के बाद कितना बचेगा, 100, करेक्ट। तो ये केस में मतलब मेरा पहले क्या हो रहा है, ज्यादा खर्चा हो रहा है, करेक्ट। सॉरी, पहले मेरा क्या हो रहा है, कम खर्चा हो रहा है, अब मेरा क्या हो रहा है, ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो हमने जैसे पढ़ा है, क्या होता है, व्हेन द गिवन चेंज इन द प्राइस इलास्टिसिटी, जो हमारा कमोडिटी अब क्या हो रहा है, ज्यादा खर्चा कर रहा है, यानी यहाँ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, मेरा ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ईडी ग्रेटर देन 1, यानी पहला वाला केस, करेक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट बी है, पहले प्राइस कितना था, 4, और डिमांड कितने की थी, 30 प्रोडक्ट की डिमांड थी, ठीक है, कि भाई 30 गुड्स दे दो मेरे को, 30 यूनिट्स में, इंटू करेंगे, 4 3 जा 120, ठीक है। फिर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो घट के कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 3 हो गया, और मेरा डिमांड कितना बढ़ा, 10 से, यानी 40 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 40 करेंगे, अगेन 120। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा दोनों क्या है, इक्वल है, तो ईडी इक्वल टू 1, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे अपने को डिवाइड नहीं करना है जैसे हमने रेशियो मेथड में किया। यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे जो ये लिखा है ना थियरी, उसके हिसाब से करना है, कि जब हमारा पहले का प्राइस कम हो, जो एक्सपेंडिचर हो, और रिसेंट का जो बाद में प्राइस चेंज होने के बाद वो ज्यादा हुआ, तो हमारा ईडी क्या हो गया, कैसा, रिलेटिवली इलास्टिक हो गया। अगर दोनों इक्वल रहा तो यूनिटरी इलास्टिक हो गया, और रिलेटिवली इन इलास्टिक अगर मेरा पहले का जो था वो ज्यादा एक्सपेंडिचर दे रहा है और अभी का कम। समझ में आ रहा है। तो अब क्या था, पहले प्राइस कितना था, 2, इंटू किया 50 का डिमांड था तो 100 हुआ। अब ये 1 प्राइस घट के इंटू 60। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा पहले ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था और अब कम हो रहा है, यानी हमारा ईडी क्या है, लेस देन, ठीक है। तो इस एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग ऐसे सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने के लिए वेरी इजी मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट भी, सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही आप क्या करोगे एग्जाम में, आप इसको थियरी में लिखोगे, करेक्ट। पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। अभी देखो ये मेथड क्यों है, क्या था, जो है हमारा ईडी लेस देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1 निकला, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे शो नहीं कर सकते थे इजीली। तो ग्राफ पे शो करना था, तो हमको पॉइंट मेथड की जरूरत थी, ज्योमेट्रिक मेथड की जरूरत थी। तो इसमें क्या था, प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, which is known as point method or geometric method. The ratio method and total outlay method are unable to measure elasticity of demand at a given point on the demand curve. हमारे डिमांड कर्व पे क्या हो रहा था, वो पॉइंट नहीं बता पा रहा था। At any point on the demand curve, elasticity of demand is measured with the help of following formula. किसी भी डिमांड कर्व के ऊपर हम लोग elasticity of demand कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं हमारे पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। समझ में आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व below a given point, और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व above a given point। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कि हमने डायग्राम देखा है अब तक, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पॉइंटर्स होते हैं, आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले मेरा डिमांड इतना था, मेरा क्वांटिटी डिमांड इतना था, पहले मेरा प्राइस इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर, करेक्ट। ये मेरा क्या है, डिमांड का है। अब
लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने ये पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने पॉइंट हैं, ए, बी और सी। बी यानी बी से नीचे जो है वो बी के नीचे जो रहेगा वो क्या हो गया, लोअर, और बी के ऊपर जो रहा वो क्या हो गया, अपर। वैसे ही ए, अब इसके ऊपर जो है वो अपर, ए के जो नीचे है लोअर, ए के लिए। समझ में आ रहा है? ये अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का मतलब समझा, ठीक है। डिमांड कर्व में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को पहले यही नहीं समझ में आ रहा होता है कि मतलब ये क्या बोला, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा फॉर्मूला दे दिया, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, या तो ये लाइन लीनियर और नॉन लीनियर एज शोन बेलो। कर्व जो है हमारा लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो देख लेते हैं हमारा दोनों के अंदर। पहला होता है ए, लीनियर डिमांड कर्व। When the demand curve is linear, that is straight line, we extend the demand curve to meet the y-axis। देखो दो केस है, या तो स्ट्रेट लाइन रहेगी तो वो क्या, वो कहलाएगा लीनियर डिमांड कर्व कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा y एक्सिस है, करेक्ट, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस। तो y एक्सिस एट a एंड x एक्सिस एट b। तो मतलब यहाँ पे a पॉइंट होगा और यहाँ पे क्या होगा, b पॉइंट होगा। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे मिला देने वाले, ठीक है, जो भी मेरा डिमांड निकाल लेंगे उसके हिसाब से। y एक्सिस इज इन इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो हर एक इन ए से लेके बी तक जो भी पॉइंट बनेंगे हर पे क्या होगा, मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग। कैसे होगा क्वेश्चन, मतलब देख लेते हैं एक बार। लेट अस अज्यूम, पहले समझ लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, करेक्ट। पॉइंट ए, पॉइंट बी, करेक्ट। मेरा प्राइस पहले क्या था, p, ठीक है, यहाँ मेरा ये प्राइस था, तो मेरे क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, यहाँ पे, करेक्ट। अब मेरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो P2 हो गया, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, मेरा क्वांटिटी डिमांड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन दूसरा केस होगा जब मेरी प्राइस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो P1 पे, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा ही, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केस कैसा है। अब तीन हम लोग को मिला, तो हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये पॉइंट बी और भी आगे तक जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमको क्या बोला है कि लेट अस अज्यूम दैट ए बी इज डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। ए बी क्या है, एक डिमांड कर्व है जिसका लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर का है। कितने का, 8 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसे देखना चाहे तो कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, यानी कि 2 सेंटीमीटर का हर एक लाइन में 2 सेंटीमीटर का गैप है एक पॉइंट के पीछे, करेक्ट। एग्जांपल दिया, तो point velocity at various point on a linear demand curve can be measured as follows। अब देखो, जो हमारा ए पॉइंट है, मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इनफाइनाइट हो रहा है। जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट है, मतलब वो इलास्टिकली क्या होता है, बढ़ता जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक है। जो मेरा बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, मेरा डिमांड क्या है, 0 है, करेक्ट। यहाँ मेरा डिमांड क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं होने वाला है, करेक्ट। ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, मेरा ईडी इक्वल टू 1 होगा। दोनों जितना प्राइस है उतना ही मेरा क्या है, क्वांटिटी डिमांड है, करेक्ट ना, दोनों इक्वल इक्वल है। फिर जो मेरा पी पॉइंट है, पहले P1 ले लेते हैं। जो मेरा P1 वाला पॉइंट है, मेरा क्या है, प्राइस कम हुआ और मेरा क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया, करेक्ट। तो ईडी हमारा क्या है, लेस देन 1 है, करेक्ट। और यहाँ पे हमारा ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा क्वांटिटी डिमांड कम हुआ और मेरा प्राइस क्या है, बढ़ा है, करेक्ट। ईडी ग्रेटर देन। तो देख लेते हैं, पहला केस हमको फॉर्मूला अपना यूज करना है, अपर सेगमेंट डिवाइड, सॉरी, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट वाला, है ना। फॉर्मूला हमारा यही है, देखो, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट, ठीक है। देख लेते हैं, एट पॉइंट पी द पॉइंट वेलोसिटी इज मेजर्ड एज। हमको पॉइंट पी यानी यहाँ पे कैसे मेजर कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला है अपर, यानी कि पी पॉइंट है और पी के अपर ये पॉइंट, यानी कि P2, P से P2 और P2 से A वाला पॉइंट, करेक्ट। तो और फिर P से
P1 और PB वाला पॉइंट, करेक्ट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, P से PA और P से PB। तो अपर सेगमेंट क्या, P से अपर सेगमेंट क्या हो गया, P टू PA अपर सेगमेंट हो गया हमारा, और लोअर सेगमेंट P टू PB। तो ठीक है, लोअर सेगमेंट क्या होगा, ऊपर रहेगा, और अपर सेगमेंट नीचे रहेगा, PB, करेक्ट। दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मैंने बताया दोनों के जो एक ED से P2 के बीच का गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर। टोटल कितना है, 8, ऐसे 4 है, तो डिवाइड किया तो 2 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 + 2 इसका कितना हो गया, 4। फिर P से नीचे वाले का 2 + 2 4, ये ऊपर वाले का, दोनों को डिवाइड किया, कितना हुआ, 1। तो ED = 1 कब आता है, जब वो क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है, करेक्ट। एट पॉइंट P1, अब P1 पे पहुंचते हैं। P1 कहाँ है हमारा, यहाँ, ठीक है। P1 का जो अपर सेगमेंट है, अपर यानी P आएगा, P2 आएगा और A आएगा, करेक्ट। अब इससे नीचे सेगमेंट, P1 से नीचे वाला सेगमेंट यानी P और ED, ध्यान रखना ये कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है उसके हिसाब से। और P1 से नीचे की तरफ आ रहा है हमारा सिर्फ एक, यानी P1 से B तक, करेक्ट। तो लोअर सेगमेंट हम लोग को ऊपर लिखना होता है, तो P1 से लेके B हमारा कितना है, एक ही है ब्लॉक है उसमें, तो 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। फिर इसमें 3 ब्लॉक आते हैं, P1 से P, फिर P से P2 और P2 से A, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, P1 to A, करेक्ट। अब तक ऐसे लिखता है ना, बीच में का तो नाम नहीं लिखोगे, P1 to A, समझ में आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर, 2 डिवाइड बाय 6। ये क्या है मेरा, ED जो है लेस देन, मेरा ED जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। ऐसे केस को क्या कहते हैं हम, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। क्या है मेरा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। नेक्स्ट स्टेप पॉइंट आते हैं P2 पे। प्राइस क्या हो गया मेरा, बढ़ गया, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। P2 पे, अब P2 का ऊपर वाला सेगमेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर का, ये P2 to A। P2 से भाई 3 नीचे क्या आ रहा है, नीचे के सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, 1 2 3, यानी P2 से B के बीच का गैप कितना है, 6, समझ में आ रहा है, यानी 6। P2 B लोअर सेगमेंट, P2 A अपर सेगमेंट, डिवाइड बाय 2, ठीक है। 6 डिवाइड बाय 2 हमारा कितना आया, 3। ये क्या है, ED हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, करेक्ट। अब नेक्स्ट कौन से पॉइंट बचे, हमारा A पॉइंट और B पॉइंट। ऑलरेडी P2 P1 हो गया। A पॉइंट पे क्या होगा मेरा, इलास्टिसिटी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं जिसको। और पॉइंट B बचा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, डिमांड क्या होने वाला है, 0 होना चाहिए, तो ये क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नॉन लीनियर डिमांड कर्व में। नॉन लीनियर डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, दैट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि क्या होना चाहिए, टच करती हुई लाइन होनी चाहिए, ए बी, जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा आप कह सकते हो शायद। तो tangent AB touching the given point on the demand curve and extending it to meet y-axis at point A and x-axis at point B. Same. Lower segment of the tangent below a given point, upper segment of the tangent above a given point. ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, एक टेंजेंट अपना, एक पी प्राइस था, क्वांटिटी इतना था, ठीक है। पॉइंट मेरा क्या है ये, तो हमको क्या करना है, एक है ना टच करती हुई लाइन, क्वेश्चन में यही बोला है कि भाई डिमांड से हमको क्या करना है, एक टच करती हुई लाइन बनानी है जो बी को टच करे, मतलब जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बी हो जाएगा, और जिस एक्सिस पे टच कर रही है वाई को वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इफ EB यानी E और B इक्वल टू EA ED इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है, दोनों के बीच का गैप कितना हो रहा है, इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिटरी इलास्टिक, दोनों का क्या है, कंपैरिजन बराबर बराबर है। फिर EB यानी E और B ग्रेटर देन EA अगर इससे ग्रेटर रहेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। फिर EB क्या होगा, लेस देन EA रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो नॉन लीनियर में ऐसे मेजर करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स
इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हिला देते हैं? समझ में आ रहा है? मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ में आ रहा है? अब कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे चेंज हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब पता चला ना कि कितना रेशियो तक, कितना परसेंटेज तक चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में, प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो और भी देख लेते हैं और कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, चेंज करते हैं भाई, प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। पहला है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी यानी कोई भी प्रोडक्ट का वो नेचर कैसा है। नेचर यानी कि कौन से टाइप का गुड्स है। पहला नेसेसरी, अगर जरूरी है तो, कंफर्ट वाला है तो, और लग्जरी है तो, कैसे उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होता है। डिमांड फॉर नेसेसरी लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक, ये सब का क्या होगा, रिलेटिवली इनलास्टिक हो, चेंज होने वाला नहीं। भाई ये सब चीजें क्या है, जरूरी है, खाने को चाहिए, दवाई है वो भी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक पढ़ाई के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, रिलेटिवली इनलास्टिक, मतलब इन लोग की जो भी डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? एंड फोर कंफर्ट एंड लग्जरी गुड, जो कंफर्ट दे रहे हैं लाइक कार्स, परफ्यूम्स, फर्नीचर, सबका डिमांड क्या हो सकता है, रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब चेंज हो सकता है कुछ हद तक। समझ में आ रहा है? आगे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर भाई सब्स्टिट्यूट्स है तो भाई चेंज होने के चांसेस तो है। ठीक है, क्या है, इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, समझ में आएगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है तो वो सबका क्या होने वाला है भाई, डिमांड चेंज होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? बट कमोडिटी हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इनइलास्टिक, मतलब इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है। और अगर सब्स्टिट्यूट्स हैं तो भाई क्या होगा, वो नहीं तो वो तो डिमांड में चेंज होगा ही होगा। तो ये क्या होगा, इलास्टिक होगा, और हमारा सॉल्ट का जो डिमांड होगा वो इनइलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, भाई डिपेंड करता है कि कितना उस प्रोडक्ट का यूज कितना हो रहा है। सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, भाई उन लोग के पास मतलब चांस तो होते हैं कि चेंज होगा, लेकिन क्या होता है, कंपैरेटिवली कम चांस होता है, लेस इलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है? मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज होने की जरूरत, मतलब डिमांड अगर चेंज होगा, प्राइस अगर चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, सबका क्या है, मल्टीपल यूज है, नंबर ऑफ यूजेस है। आगे बढ़ते हैं, हैबिट्स। ठीक है, अगर हैबिट्स है भाई, किसी चीज को भाई खाने पीने की किसी को आदत है, तो भाई वो कैसे बदलेगा, करेक्ट ना? अब वो तो एडिक्टेड है, तो कोई खास चेंज तो होने वाला नहीं है, तो रिलेटिवली क्या है, इनइलास्टिक होने वाला है, क्योंकि उसको हैबिट है उस चीज की। तो भाई एडिक्टेड, वो किसी चीज को, भाई तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, तो उसको उस चीज का एडिशन है, वो कितना भी बड़ा तो वो खरीदेगा ही। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर दिन में 10 पीता होगा तो 9 पिएगा, लेकिन पिएगा, तो उसका डिमांड में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ड्यूरेबिलिटी, अब प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी पता चलती है। अब जैसे डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, चेंज होता है, जो ड्यूरेबल गुड्स है उन लोग की जो डिमांड है वो क्या होता है, इलास्टिक डिमांड होता है, रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक, अब इसका डिमांड नहीं चेंज हो सकता भाई, जितना है, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, मिल्क, वेजिटेबल एटसेट्रा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे से रिलेट करने वाले गुड्स, एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले। डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज यूज बाय कंजक्शन विद अदर कमोडिटी, मतलब एक दूसरे के साथ यूज होता है। कंजक्शन मतलब एक यूज हो रहा है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली यूज होगा। टू सेटिस्फाई द सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स may lead to rise in the demand for the सिम कार्ड। अब देखो मोबाइल का अगर प्राइस कम हो जा रहा है तो ऑफकोर्स हम मोबाइल खरीदेंगे तो भाई एक में 2 सिम कार्ड डालने के लिए आएगा, तो भाई सिम कार्ड भी तो चाहिए ना। नया मोबाइल लिया तो नया सिम कार्ड भी तो खरीदना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिसाइड होती है। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगा। तो डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक, जो डिमांड होता है गुड्स का वो क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम, the demand pattern of very rich and extremely poor person is rarely affected by significant changes in the price। प्राइस की वजह से अब जिसके पास पैसा है भाई वो तो खर्चा करेगा ही, ठीक है, जिसके पास नहीं है उसको फर्क पड़ता है। अर्जेंसी ऑफ नीड्स, अब ये भी डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की नीड कितनी है। समझा? गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, फिर डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, भाई अर्जेंसी है, लेना पड़ेगा। अगर लग्जरी गुड्स है तो भाई उसकी डिमांड में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, रिलेटिवली इलास्टिक। समझ में आ रहा है? डिमांड टाइम पीरियड,
अब ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइम के ऊपर। इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। जनरली स्पीकिंग, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई अभी आज शायद आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद हो, ठीक है, आइसक्रीम का। जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में आपको वही पसंद होगा, जो आपने बचपन में टेस्ट था वही आपका अभी भी टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा पीरियड गैप होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होने में। समझ में आ रहा है? मतलब डिमांड को चेंज होने में। अभी आप पहले आप चॉकलेट मांगते थे छोटे थे, तो अब आप कोई और फ्लेवर मांग रहे हो, वेनिला मांग रहे हो, बटर स्कॉच मांग रहे हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं कि जो पहले आपको पसंद था वो अभी भी आपको पसंद है। तो इससे क्या हो रहा है? डिमांड चेंज हो रहा है। पहले चॉकलेट का डिमांड था, क्या हो रहा है? वेनिला का डिमांड हो रहा है। तो this is because of consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitutes of the commodity. अब of course, अब पहले आप सस्ते प्रोडक्ट खरीदते थे, अब आप ब्रांडेड खरीद रहे हो, आपके पास अच्छी इनकम आ गई। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि जो पहले डिमांड करता था वो अभी भी डिमांड करेगा। जरूरी है कि वो क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टाइम के हिसाब से भी चेंज होता है। प्रपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम के हिसाब से इंसान चेंज हो जाता है, तो ये तो फिर भी डिमांड है। Proportion of expenditure. If the proportion of expenditure in a person's income is small, then demand for the product is relatively inelastic. भाई उसका जो एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है, तो क्या करेगा? कम ही खर्चा करने के लिए सोचेगा, तो डिमांड भी कम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, उसका क्या हो रहा है? दाम कम है, तो क्या होगा? अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है 1 रुपया तो उतना फर्क नहीं पड़ता। If the proportion is expenditure is large, then demand for the product is rarely elastic. अगर मतलब क्या होता है? उस प्रोडक्ट की प्राइस, अब सपोज न्यूज़पेपर 2 रुपए का आता था, 1 रुपया बढ़ाया, नहीं फर्क पड़ता, बजट में आ रहा है ना, 3 रुपया हो गया। अगर उसी पे 10 रुपया कर दे तो भाई अब तो हाहाकार हो जाएगा कि मतलब इतना बढ़ा दिया। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि क्या होगा? डिमांड में जरूर चेंज होगा कि भाई एक दिन का 10 रुपया पड़ने का कौन देगा? हालांकि इससे ज्यादा ही प्राइस होते हैं हमारे न्यूज़पेपर के, मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारे डिमांड का जो इलास्टिसिटी है वो कैसे इंपॉर्टेंट है जरा देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्ट बनाता है, हमारे फार्मर, वर्कर एंड द गवर्नमेंट, सबको काम आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉर्ड केनेस कंसीडर दिस कंसेप्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कैसे क्लियर करते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। पहला है इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कैसे हेल्प करता है? एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट व्हिच ही हैज टू सेल इट। सबको मतलब कोई भी प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या होगा? उसको पहले क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइस डिसाइड करना। अब प्राइस में वो कैसे डिसाइड करता है कि उसका कॉस्टिंग कितना हुआ उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसके हिसाब से क्या करता है? प्राइस डिसाइड करता है, करेक्ट। अब कुछ लोग होते हैं जो प्राइस सिर्फ कॉस्ट के हिसाब से रखते हैं और अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अगर फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसी के लिए क्या होता है? हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब कैसे? अगर जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट बनाता है, उसका क्या होगा? डिमांड क्या है? चेंज नहीं होने वाला है। मतलब उसको मालूम है कि मैं कुछ भी कर लूं, लोग क्या करेंगे? मेरे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, तो क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो प्राइस डिसाइड करने में उसको ये हेल्पफुल है कि नहीं? और अगर भाई उसको लग रहा है कि भाई लोग क्या करेंगे, अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो लोग क्या करेंगे? मेरा डिमांड करना बंद कर देंगे, तो क्या करेगा? तो ठीक उसका उल्टा, प्राइस कम ही रखेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोड्यूसर के लिए क्यों है इंपॉर्टेंट? क्यों क्या करता है? प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनलास्टिक, ही विल फिक्स अप हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। या तो फिर डिमांड उसका रिलेटिवली इनलास्टिक, डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो क्या करेगा? प्राइस को हाई अप करेगा। लेकिन अगर वो उसी जगह डिमांड कम रहेगी तो क्या करेगा? कम रखेगा। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज आल्सो यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रहा है? तो मालूम है अगर जिसको जरूरत है तो उसे क्या करेगा भाई? ऐसे बहुत सारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो भी सेलर है, उन लोग करते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आपसे क्या करेगा? हाई प्राइस लेगा। अगर आपको वही नॉर्मल सा लग रहा है कि मतलब आप खरीदने वाले नहीं हो, तो क्या करेगा भाई? हाँ ठीक है, ले लो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये टैक्सेशन जो पॉलिसी है, वो लोग कौन से प्रोडक्ट पे कैसे टैक्स डिसाइड करते हैं, वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तरह। जो प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड होगा उस पे क्या करेंगे, ज्यादा टैक्स करेंगे। समझ में आ रहा है? दोस कमोडिटी हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, जिसके डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लो। अभी देखो, एक तो भाई क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने प्राइस डिसाइड किया, उसने डिमांड नहीं चेंज हो रहा तो उसने अपना प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा के लगाया। अब गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टैक्स लगा देगी, क्यों? क्योंकि क्या होने वाला है, उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा उसके डिमांड में, उसका डिमांड जितना है उतना ही रहने वाला है। तो गवर्नमेंट भी अपना वो बहती गंगा में हाथ धोने वाला, तो वो भी अपना हाथ धो रही है यहाँ पे, तो वो भी क्या करेगी, उस पे टैक्स मोर, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड मच एंड वाइस वर्सा। अब उस प्रोडक्ट पे, अब जैसे जितने भी प्रोडक्ट हैं जो एडिक्टेड लोग के लिए होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट, तंबाकू, ये सब पे क्या हो रहा है, टोबैको, ये सब पे क्या हो रहा है, टैक्स ज्यादा लगा है, लेकिन फिर भी क्या है, डिमांड में कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? और वही जो भी फूड रिलेटेड आइटम है, ये सब पे क्या हो रहा है, टैक्स कम है। समझ में आ रही है? ये सब पे फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग। भाई जहां फैक्टर का नाम लिया तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या याद आनी चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने सीखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और हमारा एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। करेक्ट? याद आ गया होगा आपको। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। अब इनका लैंड पे कितना रेंट मिलना चाहिए, वो भी क्या होता है, डिमांड पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? अगर मतलब उस चीज की, अब समझ कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे लैंड का वैल्यू ज्यादा है, तो रेंट भी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मतलब वहां पे अगर तू नहीं आएगा इस लैंड के लिए तो कोई और आ जाएगा, तो मैं हाई प्राइस चार्ज करूंगा। समझ में आ रहा है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होता है, डिसाइड करने में हेल्प करता है हमारे फैक्टर प्राइसिंग को। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर कैन आस्क फॉर हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब देखो, जो हमारे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम है कि भाई प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, ज्यादा बिक रहा है, जो हमारा सेट है वो मस्त बना रहा है और मस्त बेच रहा है, डिमांड होती ही जा रही है, तो क्या होगा, वो ज्यादा सैलरी की डिमांड कर सकता है, यानी ज्यादा वेजेस की डिमांड कर सकता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यानी जब फॉरेन ट्रेड आया, फॉरेन से ट्रेड के बारे में बात है, तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट याद आया होगा। करेक्ट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिर मतलब बाहर की करेंसी। देखो, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन इन फॉरेन ट्रेड। देखो, फॉरेन ट्रेड जब होता है, बाहर बाहर जो दो देश रहेंगे उन लोग से जब ट्रेड होता है, तो उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम आती है। द कंट्री एक्सपोर्टिंग कमोडिटी फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड रेज देयर प्राइस। अभी देखो, अगर हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, सपोज हमारा मैंगो जा रहा है, हापुस आम जिसको अल्फांसो कहते हैं, तो वो बाहर देश देश में भी जाता है, तो उनको मालूम है कि क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, डिमांड है, तो उस पे क्या करेंगे वो लोग, दबा के क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। समझ में आ रही है? उसकी डिमांड में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, इसके डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, कितना भी प्राइस बढ़ा दो, लोग डिमांड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस कितना भी चार्ज कर सकते हैं, कितना भी नहीं, एक रूल के हिसाब से, लेकिन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक हैव इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स। देखो, जो ओपेक है वो क्या करती है, बहुत सारे टाइम पे क्या कर सकती है, अपना जो भी प्राइस है वो क्या करती है, बढ़ाती रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई पूरे वर्ल्ड में क्या होने वाला है, मेरा डिमांड है और डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला है। द कंसेप्ट इज आल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। जो भी पॉलिसी बनती है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, इसमें भी क्या करती है, हेल्पफुल करती है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक यूटिलिटी, तो पब्लिक के यूज के लिए, इन द केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवे विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, भाई देखो ऐसे केस में क्या है, हमारा डिमांड कोई चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। अब क्या होगा, इसमें भी लगा देंगे तो कैसे चलेगा, तो ऐसे केस में क्या करती है, रेलवे पे क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडाइज करती है कि भाई कम से कम खर्चे में, क्योंकि इसका डिमांड क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेड और हमारी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड comment. If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like